हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग अभी हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक्स को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जो हमारा कहता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। और आई होप कि आपने भी पार्ट नंबर 1 को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और कंप्लीट किया होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट और फिर कवर अप नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर आप पार्ट नंबर 1 को कवर अप कर सकते हो। सो बेसिकली आज के इस क्लास में, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर में कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। जैसा हमने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो हमारे पास कौन कौन से थे आपको याद होगा, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर में भी अलग अलग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो यहाँ पर कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हमारे पब्लिक सेक्टर में पाए जाते हैं और आते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इन्हीं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं। तो आइए 1 बाय 1 कर समझते हैं कि आखिरकार इन तीनों का क्या मतलब है। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखते हैं क्या लिखता है। कहता है क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हिंदी में कहा गया है विभागीय उपक्रम। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। देखिए क्या लिखता है, अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज which is owned, financed and controlled directly by a government department। यानी जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है वो एक प्रकार का हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसको ओन किया जाता है, फाइनेंस्ड किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है सीधा सीधा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक, आगे देखिए क्या लिखता है, इट डज नॉट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी इसकी, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अपनी खुद की अलग पहचान नहीं होती है। इसको विभाग के नाम से या विभागीय स्तर पर इसको जाना जाता है। इसकी पहचान जो होती है वो विभाग से ही होती है। देखिए आगे क्या लिखता है, एंड वर्क्स लाइक अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा प्रतीत होता है, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए या फिर गवर्नमेंट के हिस्से का ही काम करते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके जो कार्य होते हैं वो किसी एक मिनिस्ट्री यानी किसी एक मंत्रालय के हाथ में होता है। जैसे आपने सुना होगा रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके बाद आपने बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय सुने होंगे। तो वही यहाँ पर मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय आपको सुनने को मिलते हैं, जितने भी मिनिस्ट्री आपको सुनने को मिलती है, तो वो सारे के सारे मिनिस्ट्री जो होती है वो इसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए आगे क्या लिखता है, इसका हिंदी वाला यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का हिंदी वाला वर्जन क्या कहता है। कहता है क्या, विभागीय क्षेत्र का उद्यम वह होता है जिसे सरकार के किसी विभाग द्वारा सीधे स्वामित्व, मैंने अभी आपको बता दिया
कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक वैसा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जिसको कंट्रोल, ओन और मैनेज किया जाता है सीधा सीधा सरकार के किसी एक विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट भी कहते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, रेलवे मिनिस्टर तो रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर कौन है आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वही हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, तो उनके कोई ना कोई मिनिस्टर होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो जितने भी आपको मिनिस्ट्री और मिनिस्टर समझ में आते हैं या सुनाई देते हैं, बेसिकली मिनिस्ट्री जो सुनाई देते हैं, तो यही मिनिस्ट्री जो होते हैं और यही विभाग जो होते हैं वो हमारे इसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर में आते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, आपने सुना होगा, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। भारतीय रेलवे यानी कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे मिनिस्ट्री, तो वही यहाँ पर देखिए लिखता है पोस्ट ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, दूरदर्शन, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं। अब इनके कौन कौन से मुख्य फीचर्स हैं, यानी कि मेन विशेषताएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता क्या है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसको ओन भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और साथ साथ इसको पूरा पूरा कंट्रोल भी जो है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, फंडेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसमें जितनी भी काम होती है और उस काम को करने के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है वो सारे के सारे खर्च किए हुए पैसे जो होती है वो गवर्नमेंट देती है, यानी गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आती है। और साथ साथ जब लोग पैसा भी कमाते हैं, जैसे रेलवे, तो रेलवे के पीछे जितना खर्च हो रहा है, जितना पैसा लगाया जा रहा है, वो सारी की सारी पैसे जो है वो गवर्नमेंट देगी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट पैसा कमाएगी भी, वो कमाई हुई पैसे भी जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि इसको फंड भी जो है वो गवर्नमेंट करती है और उसके बाद जब पैसा भी अगर किसी एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से जब पैसा कमाया जाता है तो वो कमाया गया पैसा भी जो है वो गवर्नमेंट के पास ही सीधा सीधा जाता है। तीसरा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसकी कोई अलग पहचान नहीं है, इसको उस विभाग के नाम से ही पहचाना और जाना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि रेलवे मिनिस्टर तो रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पास विभाग हैं उनके नाम से हमारे पास अलग अलग प्रकार के मिनिस्ट्री देखने को मिलते हैं और पाए जाते हैं। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है स्टाफ्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और इन डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स जैसे रेलवे हो गया या दूरदर्शन हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या कुछ भी कोई भी हो गया, तो इनमें काम कर रहे जो भी लोग होते हैं उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट स्टाफ बोला जाता है। जो आप सुनते भी होंगे गवर्नमेंट जॉब, तो उसी तरीके के यानी उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट स्टाफ बोला जाता है और कहा जाता है। लास्ट वन कहता है फुल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, इस पर पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री का होता है। हर एक छोटे से छोटे कदम को लेने के लिए या हर एक छोटा सा छोटा डिसीजन भी लेने के लिए मिनिस्ट्री पूरा अपना योगदान दिखाएगी। वो मिनिस्टर जो पर्टिकुलर जो मिनिस्टर होगा उससे पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक हस्ताक्षर सिग्नेचर उसका बैठक होगा, तभी जाकर कर कोई बदलाव कोई चेंजेस एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में किए जाएंगे। तो ये वाला हमारा होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारा कहता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग वैधानिक निगम के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं ये क्या कहता है। A statutory corporation is a public sector enterprise, फिर से वही बात आ गया कि ये भी जो है यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी जो है वो भी एक प्रकार का हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के द्वारा। यानी कि इसको बनाया जाता है या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के द्वारा। यानी कि इनको जब भी बनाया जाएगा तो इनके कानून और इनके नियम बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग होंगे, इतना आप याद रखिएगा। और इनके कानून जो बनाए जाते हैं वो किनके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट या तो संसद के द्वारा या तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए जाते हैं।
और ये जो भी नियम जो बनाते हैं वो एक विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए बनता है, हर एक किसी के लिए नियम और कानून जो है वो नहीं बनता है। ठीक, देखते हैं आगे क्या लिखता है। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। अब ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या हो गया कि इसको बनाया तो जाएगा, यानी जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर में आने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे इनको बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये संपूर्ण तरीके से आजाद होंगे काम करने के लिए। जिस तरीके से डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट में यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हर एक छोटे से छोटे डिसीजन को लेने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हमेशा करती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाया जाता है भले ही गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये अपने डे टू डे वर्क में यानी ये डे टू डे वर्क में या फिर एक्शन लेने में हमेशा जो होती है वो गवर्नमेंट को दूर रखती है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं हम कि गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि इनको एक अपना स्पेशल रूल और एक अपना स्पेशल एक्ट मिला हुआ है। इसी कारण से आप इसको याद रखिएगा, ऑटोनॉमस बॉडी विद अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, और इनकी पहचान भी जो होती है वो अलग होती है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पहचान अलग नहीं थी, हम उस मिनिस्ट्री से ही उस वाले पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पहचान रहे थे, जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनकी पहचान जो होगी वो अलग होगी और सेपरेट होगी। आगे देखिए क्या लिखता है, एंड इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक पब्लिक सर्विसेज, और इनका मुख्य जो काम होता है या फिर मेन जो मकसद होता है इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, वो लोगों को, जनता को सेवा प्रोवाइड कराना, ना कि प्रॉफिट कमाना। इसका काम था जनता को सेवा भी देना, यानी जनता की सेवा भी करना और साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना। लेकिन इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का काम ऐसा नहीं होता है, यानी कि इनका मेन मकसद होता है कि पहले हम जनता को सेवा प्रोवाइड करा दे और उसके बाद हम जाकर कर जो है उसी के साथ साथ अगर हमको फायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखते हैं क्या लिखता है। वैधानिक निगम वह सार्वजनिक उपक्रम होता है जो सांसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विशेष कानून के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है इसको एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाया जाता है, और ये स्पेशल एक्ट और स्पेशल जो भी चीजें जो है वो किसके द्वारा, रूल एंड रेगुलेशन जो भी जो बनाई जाती है वो किनके द्वारा होती है, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है एक विशेष कानून के अंतर्गत। आगे देखिए क्या लिखता है, इनका अपना अलग कानूनी अस्तित्व होता है, यानी कि इनका जो अस्तित्व होता है और इनकी जो पहचान होती है वो अपनी अलग होती है। इनको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जैसे नहीं समझेंगे। उसके बाद, और यह सरकारी नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, यानी कि इस पे गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। जिस तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमेशा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, हर एक छोटे से छोटे डिसीजन में ही गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप जरूर दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो इनको बस केवल बना दी, इनके लिए रूल एंड रेगुलेशन ला दी, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में वो अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखाती और ना ही उनको इनवाइट भी किया जाता है। ये खुद से अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव और चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए। ठीक है, अब कहता क्या है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहला आरबीआई, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एलआईसी, जो हमारा कहता है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। उसके बाद एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं। और इसका एक मुख्य बात ये भी है, यानी कि मुख्य फीचर ये भी है कि ये अपने लिए संपत्ति भी खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अब इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कुछ की फीचर्स को या फिर मुख्य विशेषताओं को समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखता है, गवर्नमेंट ओनरशिप, यानी कि बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट के तहत। मैंने आपको बता दिया
तो पूरी पूरी जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। लेकिन अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट की ओनरशिप होने के बावजूद भी गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको बनाया क्यों गया है? किस तरीके से गया है? एक स्पेशल एक्ट से बनाया गया है। तो इसी कारण से इनको बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ही। गवर्नमेंट ने ही वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको फ्री रखा है, आजाद रखा है। ये अपने हिसाब से चेंज और उसमें बदलाव और अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन जो होगा वो हमारे यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद साबित होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है। ठीक। दूसरा क्या लिखता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इनकी जो है वो पहचान अलग होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पहचान जो है वो अलग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो भी कॉर्पोरेशन आएंगे उनकी पहचान जो है वो अलग होगी। नेक्स्ट, ऑटोनॉमस मैनेजमेंट। ऑटोनॉमस मैनेजमेंट का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एक ऐसा बॉडी है, ये एक ऐसा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पहचान अलग है, ये गवर्नमेंट से आजाद है और साथ साथ ये अपने लिए डिसीजन खुद से ले सकती है। ये डे टू डे एक्टिविटीज यानी इन कॉर्पोरेशन या फिर इन ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे एक्टिविटीज में गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेरेंस और हस्तक्षेप नहीं करती है। क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनको बनाया कैसे जाता है? पार्लियामेंट ऑफ एक्ट के तहत इनको बनाया जाता है। लास्ट वन कहता है कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। अब कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड का मतलब क्या हो गया कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो किसी पर भी केस कर सकती है। ठीक है, कैन स्यू का मतलब यही हो गया कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी पर भी केस कर सकती है। जब ये खुद संपत्ति खरीद सकती है अपने लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो किसी भी पर भी यानी किसी पर भी केस कर सकती है और इस पर भी कोई भी केस कर सकता है। तो यही है हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो अभी आप क्या कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और आई होप सो कि आपको ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बच गया हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा कहता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेने के बाद तुरंत फिर हम इसी को पढ़ते हैं और आज वाले वीडियो को एंड करते हैं और खत्म करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारा कहता है गवर्नमेंट कंपनीज। आइए समझते हैं गवर्नमेंट कंपनीज कहते किसको है। गवर्नमेंट कंपनीज, जिसको हिंदी में हम लोग सरकारी कंपनियां के नाम से जानते हैं या फिर सरकारी कंपनी भी हम कह सकते हैं। कंपनी कंपनीज हो गया तो कंपनियां, कंपनी हो गई तो कंपनी। ठीक, देखिए क्या लिखता है। A government companies is a company in which at least 51% of share capital is owned by the central government, state government or both। इस बात को आप याद रखिएगा और इस बात को आप अपने अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए तो आप जरूर से लिख करके आइएगा। देखिए क्या लिखता है कि एक गवर्नमेंट कंपनी वैसी कंपनी होती है जिनके पास कम से कम एट लीस्ट 51% ऑफ शेयर किसी भी कंपनी का होता है। अब वो 51% ऑफ शेयर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे दोनों का हो। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। गवर्नमेंट कंपनी हम लोग उन कंपनीज को कहते हैं या उन कंपनीज को कहा जाता है जिनके पास कम से कम किसी एक कंपनी का 51% ऑफ शेयर या तो केंद्र सरकार के पास होगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, या तो राज्य सरकार के पास होगा यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या तो दोनों के पास होगा। ठीक, देखते हैं क्या लिखता है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और इसको हम रजिस्टर्ड भी करते हैं या करवाते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, जो हम लोगों ने कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 2013, जो भी हमारा लेटेस्ट जो चल रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखता है। एंड ऑपरेट्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी, और जो भी एक काम जो करती है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। आइए देखते हैं इसका हिंदी वाला वर्जन क्या कहता है।
लिखता है क्या, सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% शेयर यानी 51% शेयर जो है वो पूंजी केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या दोनों के पास हो सकता है। यह कंपनीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत यानी इसका रजिस्ट्रेशन होता है और साथ साथ ये निजी कंपनी की तरह यानी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। अब गवर्नमेंट कंपनीज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो देखिए मैंने आपके 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखा है आपके बोर्ड पर। कहता है पहला हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको हम लोग HMT के नाम से जानते हैं। ये HMT वर्ड सुन कर आपको याद आया होगा, बचपन में बहुत बार आपको फुल फॉर्म से मिला जरूर होगा। दूसरा कहता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल कहते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। और उसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग गेल कहते हैं। ठीक, अब इस गवर्नमेंट कंपनीज के कुछ मुख्य विशेषताओं को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। पहला, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होंगी उनको हम लोग रजिस्टर्ड करवाएंगे, और वो रजिस्टर्ड कहाँ होगी, किस एक्ट के तहत होगी, तो कंपनीज एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड होगी। दूसरा, गवर्नमेंट होल्ड मिनिमम 51% ऑफ शेयर्स, यानी सरकार के पास कम से कम उस पर्टिकुलर कंपनी का 51% हिस्सा जरूर होगा। और ये कौन से गवर्नमेंट के पास होगा, चाहे वो सरकार केंद्र हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो दोनों हो सकती है। ठीक, लास्ट वन कहता है यानी थर्ड वाला हमारा कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपने कंपनी में पढ़ा होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि कंपनी की पहचान जो होती है वो अलग होती है और खुद की पहचान होती है। तो वही यहाँ पर लिखता है कि इसकी भी खुद की एक अपनी पहचान होगी और होती है। चौथा, कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में इजिली इंटर कर सकते हैं। और लास्ट वन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो ये था हमारे पास पब्लिक सेक्टर का तीसरा वाला ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा कहता है गवर्नमेंट कंपनीज। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को दोबारा से पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको भी अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर्स के कौन कौन से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और उन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और आई होप सो कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पब्लिक सेक्टर्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारी की सारी पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।